सचिन जी से उनके हम स्टॉक पिक्स भी जानेंगे, लेकिन गौरांग सर पहले आपका व्यू टीसीएस के नंबर को लेकर अनुमान तो बता दिया रविंदर ने। आप बताइए सर कि आईटी में आप यहां से पॉजिटिव्स ज्यादा देख रहे हैं या फिर नेगेटिव्स अभी ज्यादा हैं? आपका व्यू क्या आईटी को लेकर? धन्यवाद अभिषेक भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहला दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी टीम, हमारी कंपनी जियोजित या मेरा किसी भी प्रकार का निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। नतीजे आज आएंगे। तीसरी तिमाही के नतीजे के पश्चात सकारात्मक नजरिया था, लेकिन उसके पश्चात एंथ्रोपिक नामक टूल आया, दिल्ली में एआई समिट हुई और काफी कंपनियों ने टिप्पणियां भी करी। टीसीएस के मैनेजमेंट ने भी टिप्पणियां करी। बुनियादी दर के आधार पर एज अ डिस्क्लोजर टीसीएस पर आज की तारीख में भी खरीदारी की राय है। नजरिया 1.5 से 2 साल का रखे और मैं उम्मीद करता हूं कि 4 साढ़े 4 बजे के पश्चात जब नतीजे आएंगे तो निराशा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और थोड़ा बहुत सुधार की उम्मीद, आगे भविष्य के कारोबार में टिप्पणियां ऐसी आए कि थोड़ा बहुत और मजबूत हो जाए हमारा भरोसा, ऐसा मैं मानता हूं। टीसीएस को लेकर ये व्यू हो गया और आप देखिए नंबर्स ठीक ठाक आने की ही उम्मीद है। जो पिछली बार जो एआई की जो रेवेन्यू थी उसने बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया था, लगभग 17% के आसपास की ग्रोथ उसमें देखने को मिली थी। देखते हैं कि इस बार क्या ट्रेंड रहता है। गौरांग सर, एक बार आपसे एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर व्यू चाहिए, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल ये भी काफ़ी वॉलेटाइल होते हुए दिखे हैं। अब जो स्काईमेट की तरफ से प्रोजेक्शंस है वो फिलहाल तो यही है कि रेनफॉल हालांकि नॉर्मल के नीचे होगा, बट एल नीनो के भी इम्पैक्ट्स रह सकते हैं। बट अभी तक कहीं ना कहीं समर सीजन की सेल्स जो है बहुत अच्छी नहीं आती हुई दिखी। एटलीस्ट ये मैनेजमेंट्स भी फिलहाल यही बोल रहे हैं, प्राइस हाइक भी वो काफ़ी कर रहे हैं। बट स्टॉक प्राइस के लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर जो है एक अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं? इन स्तरों पर क्या आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं? सृष्टि जी, देखिए मौसम मेहरबान है थोड़ा बहुत, वरना इससे पहले के सालों में अब तक तो गर्मी का पारा मेरे ख्याल से 40 डिग्री कुछ शहरों में पहुंच गया होता, खास करके उत्तर भारत में। कहीं पर बारिश, कहीं पर ओले पड़े हैं, मौसम में बदलाव आया है। स्काईमैट की बातें हमने भी सुनी थी। वर्षा ऋतु को लेकर के 94% बिलो नॉर्मल होने की आशंका है अभी तो सृष्टि जी। अभी तो काफी, मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने अभी बाकी हैं बारिश के मौसम का आगमन होने के लिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा समय देंगे हम और उम्मीद करते हैं कि मेघराज का आशीर्वाद पहले सालों जैसा ही हो हमारे पूर्ण भारतवर्ष में, जिससे फसल की पैदावार अच्छी हो और ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों में किसान भाई बहनों को फायदा हो, जो भी पैदावार अपने खेत में से निकालेंगे। लेकिन थोड़ा मौसम मेहरबान है, तो इस कारण जो उम्मीद थी एसी के बिक्री की, वो स्तर पर अभी तक आंकड़ा पहुंचा नहीं है। लेकिन अगर लंबी अवधि की विचारधारा है तो ब्लू स्टार, वोल्टास, हैवेल्स, एक कंपनी जो कि एसी नहीं लेकिन कूलर्स बनाती है, सिम्फनी, यहाँ इन चारों पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। चलिए, मार्केट्स के साथ साथ मौसम में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी। और जी हाँ, अभी जब हम अप्रैल के महीने में आ गए तो नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत गर्मी पड़ती है। अभी तक कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, देखते हैं आगे के दिनों में क्या हाल होता है। बट ओला पर एक व्यू बनता है। ओलेट्रा की तो बातचीत हम पहले कर चुके हैं, आगे एक और राय ले लेंगे। गौरांग भाई, ओला में आज जो तेजी आई है, क्या इसके पीछे कोई खास वजह आप देख रहे हैं? ये 20% की तेजी, कोई ना कोई ट्रिगर तो होगा, कोई ना कोई न्यूज तो आई होगी, उसके बारे में अभी टटोलने की कोशिश करेंगे। आज आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बड़ा खतरनाक है। 78 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है ओला में। क्या राय होगी आपकी, क्या करना है इसमें सर? अभिषेक भाई, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपकी पीसीआर टीम को मैंने कहा है कि आपकी वाणी मुझसे पहुंच नहीं रही है, बहुत कम आपकी आवाज आ रही है। मैं फिर से निवेदन करूंगा आपकी पीसीआर टीम को कि आपकी वाणी की जो संख्या है वो बढ़ा दे,
ये नम्र विनंती है। मैं उम्मीद करता हूं आपका प्रश्न ओला इलेक्ट्रिक पर है। देखिए, मैं मानता हूं इस कंपनी से बेहतर कंपनियां हैं, और मेरे ख्याल से किसी का भला नहीं हुआ है इसमें, ना निवेशक का भला हुआ है, ना कारोबारियों का भला हुआ है। इस प्रकार की कंपनियों को हम ट्रैक नहीं करते हैं, ना ही बुनियादी तर्क के आधार पर कोई राय है हमारी। एक सावधानी बिल्कुल बरतने की राय दूंगा, और झांसे में ना आ जाए ये जो 20%, 10%, 5%, 15% का ऊपर का जो सर्किट लगता है, ये मेरे ख्याल से फंसने के पूरे आसार नजर आते हैं। मुझे हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों की श्रेणी में टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसी कंपनियां हैं जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, जो कि एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है और एक इतिहास रचा है इन सब कंपनियों ने। ओला ने जो इतिहास रखा है वो पूरा नुकसानी का इतिहास रचा है। जब 40 रुपए से 71-72 रुपए की जर्नी जब तय की थी, तब ये खबरें आई थी कि बहुत सारे फंड्स हाउसेस ने भी ओला को अकोमोडेट किया था और नए ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने एंट्री की होगी ओला में। क्या उनके लिए सलाह ये होगी कि ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है एग्जिट लेने के लिए, या फिर थोड़ा सा वेट कर लें? ये प्रश्न मेरे लिए है अभिषेक भाई? जी 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 जी। देखिए, कोई क्या करता है वो क्यों देखना है? किसी की नकल आपको क्यों करनी है अभिषेक भाई? आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी जोखिम झेलने की क्षमता देखिए ना भाई। कोई बड़ा निवेशक अगर इसमें जाता है या बाहर आता है, अगर उसका 50 करोड़ 100 करोड़ इधर उधर हो जाएगा, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपका 500,000 रुपया ऊपर नीचे हो गया ना, तो दोपहर की रोटी भी नहीं खाएंगे, रात का खाना भी नहीं खाएंगे आप। तो मैं ये मानता हूं कि कोई क्या करता है, बड़ा निवेशक क्या करता है, कोई संस्थागत निवेशक क्या करता है, विदेशी संस्थागत निवेशक क्या करता है, स्थानीय संस्थागत निवेशक क्या करता है, इसको देख करके आप निवेश की रणनीति मेहरबानी करके कृपया करके मत बनाइए। आप अपनी निवेश की रणनीति, आपकी जोखिम झेलने की क्षमता, आपकी समझ, सूझबूझ, बुद्धिमत्ता, ये सबका प्रयोग करके आप निर्णय लीजिए। देखिए अभिषेक भाई, अगर किसी को देख के पैसा बनाना शेयर बाजार में इतना आसान होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है। तो मैं मेरा बहुत ही नम्र निवेदन है दर्शकों को, किसी को देख करके आप नकल मत कीजिए। ठीक है, ओला को लेकर ये व्यू हो गया, समझने वाले समझ गए होंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर फंडामेंटल व्यू लेते हैं गौरांग सर का। जो खबर आई है वो ये कि गवर्नमेंट ने 41,000 करोड़ के आसपास की सब्सिडी स्कीम को मंजूरी दी है। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो इसको मंजूरी दी है सरकार ने, और पॉजिटिव है इन कंपनियों के लिए। गौरांग सर, क्या राय आपकी फर्टिलाइजर कंपनियों पर बनती है, एक तो ये खबर देखते हुए और दूसरी जो मॉनसून की प्रेडिक्शन है उसको देखते हुए? देखिए, माइनिंग कंपनीज, मेटल्स, मिनरल माइनिंग कंपनीज के ऊपर ऐसे तो कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन फर्टिलाइजर का, अगर आपका प्रश्न फर्टिलाइजर के ऊपर है, क्योंकि आपकी आवाज मैं फिर से ठीक नहीं से सुन नहीं पाया था, तो देखिए, जो भी कच्चा माल यूरिया, फर्टिलाइजर और स्पेशलिटी केमिकल्स को लेकर के समुद्री मार्ग से आता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, वहां कुछ अड़चने हैं। अब ये 2 हफ्ते का जो विराम दिया गया है, उम्मीद रखते हैं कि 2 विराम, क्योंकि 24 घंटे में ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगा रहे थे ईरान, इजराइल और अमेरिका। तो अब क्या परिस्थिति, और कोई दूसरा मार्ग भी, समुद्री मार्ग, ईरान ने बताया कि जो समुद्री जहाज है उनको निकलने के लिए कोई दूसरा मार्ग। तो उम्मीद करता हूं कि ज्यादा तकलीफ कच्चे माल को लेकर के नहीं आएगी, और हमारे यहाँ पर शायद ऐसी परिस्थिति न हो कि बारिश भी कम हो और उपलब्धि यूरिया फर्टिलाइजर की भी कम हो। अगर ऐसा है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ 1-2 कंपनियों के ऊपर फर्टिलाइजर रिलेटेड कोरोमंडल इंटरनेशनल नामक कंपनी है जहां पर खरीदारी की राय है। स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स में पीडीलाइट, यूपीएल, टाटा केमिकल्स, विनती ऑर्गेनिक्स, पीआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं जहां पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। बिल्कुल, तो ये रहा फर्टिलाइजर शेयरों के ऊपर, और खासकर जो फैक्ट एनएफएल जैसे शेयर हैं उनको आज निश्चित तौर पे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है शेयर प्राइसेस में।
इस खबर के बाद जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी का ऐलान किया है उसके ऊपर।